अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जो आज स्टैंडर्ड हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है IAS 10 इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। ये वो स्टैंडर्ड है जो आपने F3 में भी पढ़ा हुआ है, F7 में भी पढ़ा है और आप लोग कब FBR में भी पढ़ेंगे। अच्छा, अगर कोई बच्चा F3 के लिए वीडियो देख रहा है और अगर कोई बच्चा F7 के लिए भी वीडियो देख रहा है तो उनके लिए भी ये रेलिवेंट है, क्योंकि स्टैंडर्ड कोई इतना मतलब इसमें कोई एडवांस वर्जन नहीं है। SBR में आके जो भी देख रहे हैं उन तीनों के लिए, तीनों F3 F7 SBR के लिए रेलिवेंट है। अच्छा, जो स्टैंडर्ड का नाम है वो है IAS 10 इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। अच्छा, अब इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड क्या चीज़ है? इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड वो मतलब इवेंट्स तो सारे ही होते हैं, लेकिन ये कब कंसिडर किए जाते हैं। अब जैसे कि हाँ, कोई भी एंटिटी है फॉर एग्जांपल जिसका फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है 31 दिसंबर को ईयर एंड हो रहा है, ठीक है। अब जाहिर है जिस दिन अगर 31 दिसंबर ईयर एंड को आपको कंपनी का एंटिटी का ईयर एंड हो रहा है, इसका मतलब ये तो नहीं कि अगले 1 जनवरी को ही उसकी ऑडिट रिपोर्ट आ जाएगी। ऑडिट रिपोर्ट आने के लिए तकरीबन तकरीबन भी एटलीस्ट 3 महीने तो लगते हैं, 3 से 4 महीने, अब डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द एंटिटी। अब अब 31 दिसंबर को अगर ईयर एंड हो रहा है तो एटलीस्ट मार्च में या अप्रैल में जाके उसकी ऑडिट रिपोर्ट इश्यू होती है, क्योंकि एटलीस्ट 2 से 3 महीने ऑडिट होने में लगते हैं किसी भी एंटिटी के, डिपेंडिंग ऑन द साइज। तो ऑडिट रिपोर्ट इशू होने से पहले जाहिर है वो ऑथराइज होती है, सही है। ऑथराइज, तो जो दिन वो ऑथराइज होगी उस दिन को हम कहते हैं ऑथराइज डेट। तो जो भी इवेंट्स ईयर एंड के बाद और ऑथराइजेशन डेट से पहले, मतलब उस दिन तक, उस दिन से पहले जो भी इवेंट्स होते हैं उनको हम कहते हैं इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। अब ये इवेंट्स फेवरेबल भी हो सकते हैं, अनफेवरेबल भी हो सकते हैं एंटिटी के लिए, डिपेंडिंग के भाई क्या चीज़ हुई है। अब इसमें से कुछ इवेंट्स एडजस्टिंग भी हो सकते हैं और नॉन एडजस्टिंग भी हो सकते हैं। एडजस्टिंग इवेंट्स मतलब जिसको आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडजस्ट करना होगा, मतलब आपको अपनी एसेट्स और लायबिलिटी को एडजस्ट करना पड़ेगा। सिमिलरली अनएडजस्टिंग इवेंट वो होते हैं जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इम्पैक्ट नहीं कर रहे होते, बजाय शर्त कि भाई वो मटेरियल ना हो, वो मटेरियल ना हो। और अगर तो वो मटेरियल है और आपके गोइंग कंसर्न अजम्पशन को इम्पैक्ट कर रहे हैं, फिर उसके लिए कुछ अलग मैटर्स हैं, वो हमें आगे भी हम उसको समझेंगे, पढ़ेंगे। और अगर नॉन एडजस्टिंग इवेंट क्या कहते हैं, हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इम्पैक्ट नहीं कर रहे हो, वो नॉन मटेरियल है, तो कुछ भी नहीं करना, कुछ उसका कुछ भी नहीं करना सिवाय इसको इग्नोर करने के। और अगर तो नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स मटेरियल है तो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो इम्पैक्ट नहीं हो रही होगी, लेकिन आपको उसके डिस्क्लोजर देने होंगे ताकि आपके यूजर्स को पता लगे कि भाई वो क्या इवेंट था। अब बात ये होती है कि भाई बैकग्राउंड क्या है, IAS 10 मतलब क्यों हमें ये इवेंट्स कंसिडर करने होते हैं। अब जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, अब जाहिर है किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है वो एक सिग्निफिकेंस रखती है, क्योंकि वो आपकी कंपनी की पूरे साल की परफॉर्मेंस, आपके पूरे साल की कंपनी की सक्सेस, आपके पूरे साल की कंपनी की फेलियर दिखा रही होती है। जाहिर है इसीलिए यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रही होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट अब जब यूजर्स के पास जा रही हैं तो ये फुली नॉलेजेबल हो, मतलब उनके अंदर सब नॉलेज ऐसी आ रही हो, उसमें फुली इम्पैक्ट हर इवेंट से कंसिडर हो, ताकि आपके यूजर्स बेहतर डिसीजन ले सके अपनी इन्वेस्टमेंट के बारे में। अगर तो कुछ इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड है जिससे कंडीशन एग्जिस्ट करती थी एट द ईयर एंड और आपने उनको रिपोर्ट नहीं किया, तो मतलब आपने अपने यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मिसगाइड किया, आपने उनको पूरी नॉलेज नहीं बताई, जिस वजह से उनके डिसीजन कुछ और होने थे और कुछ और हो गए। तो हमें इसलिए ये स्टैंडर्ड इसलिए स्टेब्लिश है ताकि वो इवेंट कंसिडर हो और उनका इम्पैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे यूजर को दिखते हुए नजर आए, ताकि उनके डिसीजन बेहतर से बेहतर हो सके और उनको हर इंफॉर्मेशन जो कि नेसेसरी है
कंपनी की पोजीशन अंडरस्टैंड करने में वो उनको पता लगे। तो ये इसका कुछ बैकग्राउंड था ताकि आपको भी समझ आ जाए चीज़ें और समझने में आसानी हो। अब मैं इसकी अगर डेफिनेशन लिख देता हूँ अगर किसी को ज़रूरत हो, क्योंकि डेफिनेशन ऐसी है जो कि आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं और आपको अब तक रट भी जानी चाहिए थी। इवेंट्स occurring after the reporting period both favorable and unfavorable that occur between the end of the reporting period and the date on which the financial statements are authorized for issue। ठीक है, अब ये इसकी एक छोटी सी मासूम सी डेफिनेशन है जो एक दफा भी पढ़ने में भी आपको समझ आ जाए और अपने आप कभी अगर लिखने को आ गई किसी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हुए तो आप आसानी से लिख सकते हैं। अब हम समझते हैं कुछ चीज़ें एडजस्टिंग इवेंट्स के बारे में, क्योंकि इसमें दो तरीके के इवेंट्स होते हैं जो कि एडजस्टिंग होते हैं और दूसरे आपके होते हैं नॉन एडजस्टिंग। एडजस्टिंग इवेंट आपके क्या होते हैं? अच्छा, अब एडजस्टिंग इवेंट्स वो इवेंट्स हैं जिनकी कंडीशन, जिनकी एविडेंस आपके रिपोर्टिंग पीरियड पे एग्जिस्ट करते थे। मतलब कोई ऐसी चीज जो आपकी रिपोर्टिंग पीरियड पे हो चुकी थी उसके फर्दर एविडेंस आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड आपको मिले हैं। वो इवेंट्स या वो ट्रांजैक्शन या किसी तरह के जो भी आप बेहतर समझे इवेंट ट्रांजैक्शन जो रिपोर्टिंग पीरियड पे एग्जिस्ट करते थे, जिनकी कंडीशन रिपोर्टिंग पीरियड पे एग्जिस्ट करती थी, उनके फर्दर एविडेंस, उनके और एविडेंस आपको रिपोर्टिंग पीरियड के बाद मिले हैं। तो मैं लिख देता हूं यहां पे, दोस दैट प्रोवाइड evidence of conditions that existed at the end of the reporting period वो इवेंट्स जिनकी कंडीशन रिपोर्टिंग पीरियड पे एग्जिस्ट करती थी उनके एविडेंस आपको रिपोर्टिंग पीरियड के बाद फर्दर मिले हों। अब इसकी एक एग्जांपल है, जैसे कि आपने साल खत्म होने से पहले कोई सेल्स की क्रेडिट पे, मतलब कि जिसको आपने बेची अब वो आपका रिसीवेबल्स है। अब ये तो आपने रिकॉर्ड कर लिया एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर के बाद अपना सेल्स रिकॉर्ड कर दिया और साथ में आपने रिसीवेबल्स अपने शो कर दिए। लेकिन मतलब समझो 31 दिसंबर को आपका ईयर एंड था, 31 दिसंबर को आपका ईयर एंड था, ठीक है, और आपने समझे 28 दिसंबर को सेल्स कर दी थी। अब आपको जाके 15 जैन को पता लग रहा है कि वो कस्टमर बैंकरप्ट हो गया है, दिवालिया निकल गया है, लिक्विडेट हो गया है, सॉल्वेंसी हो गया, इंसॉल्वेंसी हो ठीक है। अब वो कस्टमर बैंकरप्ट हो गया। अब जाहिर है आपको दिख रहा है सामने कि भाई ईयर एंड के 10 दिन बाद वो बैंकरप्ट हो गया किसी भी रीजन की वजह से। हाँ, आपको साल से पहले नहीं पता था, लेकिन अब आपको जाहिर उसका रिसीवेबल तो कंडीशन तो उसकी एग्जिस्ट कर रही थी ना रिपोर्टिंग पीरियड पे।
आपको 10 दिन 15 दिन बाद आफ्टर द ईयर एंड आपको पता लग रहा है कि भाई उसका बैंकरप्ट हो गया, किसी भी वजह से उसका दिवालिया निकल गया, वो पैसे दे नहीं सकता है। अब आप ये तो नहीं करेंगे ना भाई हमारी फाइनेंशियल ईयर 31 दिसंबर को ईयर एंड होगी थी, बस हम जो हमने लिखा हुआ था बस हम वही शो करेंगे। जब आपको जो चीज दिख रही है एग्जिस्ट कर चुकी है, आपके सामने है कि भाई वो बैंकरप्ट हो गया है, तो आपके जो भी रिसीवेबल थे, फॉर एग्जाम्पल $1000 आपके रिसीवेबल थे, तो अब ये बैड डेप्ट हो गए हैं, आपके सामने है ये बैड डेप्ट हो गए क्योंकि कस्टमर बैंकरप्ट हो गया है। तो जाहिर है अब आपको उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, अपने रिसीवेबल्स आपके जो एसेट्स है उसको आप कम करना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो कस्टमर है वो बैड डेप्ट हो चुका है, बैंकरप्ट हो चुका है। अब इसी तरह के से और भी इवेंट्स आते हैं जिसको हमें कंसिडर करना होता है कि मतलब इसकी जो बेसिक है कि भाई ऐसी कंडीशन या ऐसी ट्रांजैक्शन जो आपके ईयर एंड से खत्म होने से पहले हुई होगी, जिसकी कंडीशन आपकी ईयर एंड से पहले खत्म एग्जिस्ट करती थी, लेकिन उसकी फर्दर एविडेंस कुछ ऐसी चीजें हमें बाद में साल के खत्म होने के बाद पता लगी, हमें बाद साल खत्म होने के बाद मिली, तो उसके आपको उसकी एडजस्टमेंट अपनी फाइनेंशियल स्टेट में अपने अकाउंट्स में करनी पड़ेगी। इसी तरीके से कुछ इवेंट्स हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं जो हम पढ़ेंगे जिससे हमें समझ आ जाए कि भाई क्या क्या चीजें हो सकती हैं। अब ये एग्जांपल्स हैं क्योंकि ये स्टैंडर्ड ऐसा है कि आपको समझना, मतलब इसमें कोई ऐसी सच कोई इन डेप्थ कैलकुलेशन नहीं आती। हाँ F3 और जो पुराने बच्चे दायरे हैं उनको लिए कुछ कैलकुलेशन हो सकती है, लेकिन आप इस लेवल पे आपके लिए कोई कैलकुलेशन नहीं आ सकती। अब जैसे कि एग्जांपल है द सेल ऑफ द इन्वेंट्री आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट, दिस गिव्स एविडेंस अबाउट द नेट रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एट द रिपोर्टिंग डेट। अब समझे आपके बुक में दायरा एज पर IS2 इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रिलाइजेबल वैल्यू, तो आपने समझे 40 पे एट द टाइम जो आपकी रिपोर्टिंग पीरियड थी ना, जो ईयर एंड था उस वक्त, तो समझे 40 आपकी कैरिंग अमाउंट थी जो कि एज पर IS2 रिकॉर्ड हुई थी। आपकी इन्वेंट्री जो 40 है, जो $40 पे रिकॉर्ड है एज पर IS2 लोअर ऑफ कैरिंग अमाउंट और नेट रिलाइजेबल वैल्यू पे, उस दिन तक जिस दिन आपका ईयर एंड उस दिन तक तो ये सही था, वहां तक ये मतलब 31 दिसंबर तक ये वैल्यू बिल्कुल स्टैंडर्ड के मुताबिक लिखी हुई थी। हुआ क्या, कोई भी किसी भी वजह से समझो कोई कॉम्पिटिटर आ गया या कुछ भी हो गया जिसकी वजह से आपका प्रोडक्ट अब थोड़ा सा ऑब्सोलीट हो गया है और अब उसकी वैल्यू, इसकी कैरिंग अमाउंट है लोअर ऑफ कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट रिलाइजेबल वैल्यू, अब इसकी नेट रिलाइजेबल वैल्यू मतलब जो सेलिंग प्राइस हो गई है वो उसकी कॉस्ट से भी कम हो गई है। मतलब अगर वो 40 की थी उसकी कॉस्ट, तो वो 30 का बिक रहा है। सही, अब आपके सामने है, अब आपके सामने एक इवेंट हो चुका है, समझे कॉम्पिटिटर आ चुका है, आपका प्रोडक्ट ऑब्सोलीट हो चुका है, ये बिल्कुल मतलब समझे ईयर एंड के 20 दिन बाद, 1 महीने बाद, मतलब इस ऑथराइजेशन डेट से हमें पहले पता लगा, इसकी इवेंट हमें पहले नहीं थी, कंडीशन इसकी हमने सोचा हुआ भी नहीं था कि ये ऐसा हो सकता है। अब ये हो गया आपके सामने, जब आपके गोदाम में इतना माल पड़ा हुआ होगा, इतनी इन्वेंट्री पड़ी हुई होगी, तो एक मटेरियल इम्पैक्ट है ना ये तो नहीं कि 10 यूनिट पड़े थे कि भाई बस कुछ भी नहीं, 40 रुपए की आइटम पड़ी थी, करोड़ों रुपए अरबों रुपए की इन्वेंट्री होती है हर एंटिटी के पास जो भी काम करूं। तो अब इसकी वैल्यू गिर गई है 30 पे, तो हमें इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। जाहिर है हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे हमें इसका इम्पैक्ट शो करना पड़ेगा कि भाई अब हमारी इन्वेंट्री की वैल्यू गिर गई है, लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रिलाइजेबल वैल्यू तो अब भी अप्लाई हो रहा होगा ना IS2 आफ्टर द ईयर एंड की, तो नहीं स्टैंडर्ड से ईयर एंड तक ही लगेगा, उसके बाद नहीं लगेगा। तो हमें अपनी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, हमें अपने इन्वेंट्री, अपनी एसेट जो हमारी इन्वेंट्री है उसकी वैल्यू अब हमें कम करनी पड़ेगी और ये हमें शो करना पड़ेगा। तो एक एग्जाम्पल अभी आ गए। अब इसी तरह ये कौन सा है, द बैंक्रप्सी ऑफ अ कस्टमर आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट, दिस कंफर्म दैट द अलाउंस इज रिक्वायर्ड अगेंस्ट, ये जो हमने अभी ऊपर एडजस्टिंग इवेंट पढ़ते हुए समझी। इसी तरह द डिस्कवरी ऑफ फ्रॉड और एरर, दिस शो दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। चलो एक एग्जाम्पल है, हमारे पास कोई फाइनेंशियल कंट्रोलर फॉर एग्जाम्पल रिसीवेबल्स था, ठीक है, जो हमारे रिसीवेबल्स को कंट्रोल करता था कि भाई वो अपनी रिपोर्ट, मतलब जो उनको क्रेडिट पीरियड दिया जाता था वो उससे ज़्यादा, मतलब वो क्रेडिट पीरियड उससे जो 60 डेज है फॉर एग्जांपल, तो 60 डेज से ज़्यादा ना जाए, उससे पहले हमारे रिसीवेबल कलेक्ट हो जाए। तो वो करता क्या था भाई, एक रिसीवेबल, जैसे कि एक रिसीवेबल, 2 रिसीवेबल, 3, 4 रिसीवेबल्स, तो हुआ क्या, हमें पता लगा कि भाई
इनके 1000 रुपये थे, इनके 2000 थे, इनके 4000 थे, इनके 6000 थे। तो ये क्या किया इसने, ये खा गया पैसे, सही है। अब ये पैसे इसने अपनी जेब में डाल लिए। अब इसने क्या शो किया कि जब इसके पैसे मिले ना दूसरे वाले रिसीवेबल को, इसने इसके अकाउंट में शो कर दी कि कुछ पैसे इसके आ गए जो इसके रहते थे। इसी तरह जब इसके पैसे कुछ मिले तो इसने शो कर दिया कि हाँ भाई दूसरे रिसीवेबल वाले के पैसे आ गए, और जब इसके पैसे आए तो इसको शो कर दिया कि भाई तीसरे वाले के पैसे आ गए थे। वो उसके इनके अकाउंट से इनको शो करते जा रहा था कि इनके पैसे आ रहे हैं। और जब चौथे की बारी आई तो वो जा चुका था और हमें ये पता लग गया कि भाई इसने कोई गड़बड़ कर दी है, उसने कोई फ्रॉड कर दिया है, कोई एरर कर दिया, फ्रॉड ही कर दिया समझे। अब जाहिर है अब हमें आफ्टर द ईयर एंड चूना पता लग गया कि भाई हमें ये चूना लग गया है, हमें ये रिसीवेबल्स हमारे खा चुका है जो भी फाइनेंशियल कंट्रोलर था जो अब भाग गया। लेकिन अब ये रिसीवेबल एट द ईयर एंड पे एग्जिस्ट करते थे, ये हमारे दायरा ने सेल की थी, ईयर एंड पे एग्जिस्ट करते थे। अब ईयर एंड पे भले अब वो जो हमारा फाइनेंशियल कंट्रोलर था वो भाग गया। अब हमें समझे अगर वो 10 जनवरी को लेफ्ट आउट कर दिया और जब हम दूसरा हमारा कोई फाइनेंशियल कंट्रोलर आया उसने जब ये चीजें देखी तो जाहिर है वो हमें बताएगा, हमें उसने डिस्कवर किया कि भाई ये फ्रॉड हो रहा था, अब उसने हमें इन्फॉर्म किया। तो भाई ये कंडीशन एग्जिस्ट करती थी, मतलब ये आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मतलब आपके अकाउंट्स की मैनिपुलेशन हो रही थी, आपकी एंटिटी के अंदर ही आपका बंदा कर रहा था। ये कोई एक फाइनेंशियल कंट्रोलर एक फ्रॉड कर रहा था जिसका एविडेंस हमें साल के बाद में लगा क्योंकि दूसरा फाइनेंशियल कंट्रोलर आया था। तो हमें कुछ इवेंट्स के रीजनिंग पता चले आफ्टर द ईयर एंड, लेकिन उनकी कंडीशन एग्जिस्ट करती थी ईयर एंड पे, क्योंकि जाहिर दिख रहा है जो फ्रॉड ईयर एंड पे ये सब हो रहे थे, लेकिन हमें साल के बाद पता लगे। अब हमें पता लग गया ना, हम ये तो नहीं ना बोलेंगे नहीं आज तो ये 2021 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू कर दो, हम इनको 2022 में एडजस्ट करेंगे। जो चीज जब हमें पता लग गई है तो हम उसको इम्पैक्ट उसका कंसिडर करेंगे, तो इसकी एडजस्टमेंट फिर वो इसी तरह हमें रिसीवेबल्स में शो करने होंगे कि भाई या तो रिसीवेबल या अपने हमें एक एक्सपेंस आउट करना पड़ेगा कि भाई ये एक्सपेंस एक हमारा लूज हो गया है, मतलब हमें हमारे ऊपर एक खर्चा आ गया है ये। अब द सेटलमेंट आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड ऑफ अ कोर्ट केस, दिस कंफर्म द एग्जिस्टेंस एंड वैल्यू ऑफ द एंटिटीज ऑब्लिगेशन एट द रिपोर्टिंग डेट। अब होता क्या है, कुछ केस होते हैं ना, किसी एंटिटी मतलब हमारी एंटिटी पे समझे कोई केस हो गया। अब वो केस था समझो $10,000 का। जब हम पे केस हुआ था उसने जो हमसे मांगे थे वो $10,000 डिमांड की थी। अब कंडीशन एग्जिस्ट है, हम पे कोर्ट केस भी हुआ है एट द ईयर एंड, मतलब हम पे एक लाइबिलिटी है। अगर तो उसके प्रोबेबल चांसेस है एज पर IAS 37 प्रोविजन है हमने बनाया हुआ है, हम पे लाइबिलिटी है कोई। अब क्या हुआ भाई, कोर्ट सेटलमेंट हो गई, मतलब एट द ईयर एंड तो हमने लाइबिलिटी शो की हुई थी, सही है, फाइनेंशियल ईयर एंड जो हमारे रिपोर्टिंग पर, लेकिन समझे 1 महीने बाद हमने उससे आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट कर ली, मतलब हमने अपने इसको 8,000 में सेटल कर दिया कोर्ट केस। अब हमारे लिए एक बेनिफिट भी हो गया कि भाई हमारी लाइबिलिटी 2,000 से कम हो गई, तो एक हमारे लिए बेनिफिट भी है क्योंकि अब ये सेटलमेंट हो गई है। अब ये इवेंट आफ्टर द ईयर हैंड हो गया है, मतलब एविडेंस मिल गया है, हमें पता लग गया है कि भाई इसकी वैल्यू क्या थी, हमने लिखी हुई थी एज पर जो उस वक्त कोर्ट केस हम पे उस पर किया हुआ था, उसने जो अमाउंट का किया हुआ था उस वक्त हमने ये। अब हमें जो सच है मतलब जो एग्जिस्ट करता है 8,000 जो अब सेटल हो चुका है, अब ये हमें वैल्यू पता लग गई है। ये तो नहीं है कि हम बोलेंगे भाई 31 दिसंबर ईयर एंड पे जो हमने लिखा था कि भाई 10,000 हमने लिखा हुआ था, अभी 2021 की रिपोर्ट में 10,000 ही जाएंगे क्योंकि हमने 10,000 लिख दिया था, हम इसको मिटा नहीं सकते। अब जब इवेंट एग्जिस्ट करता है, इसको 8,000 रुपए सेटल कर दिए हैं, तो भाई हम इसकी एडजस्टमेंट करेंगे, 2,000 रुपए से अपनी लाइबिलिटी कम कर देंगे। एक बेनिफिट हमें मिल गया ना, क्योंकि कोर्ट केस हमारा 2,000 से कम हो गया, एक बेनिफिट हमें मिल रहा है तो हम क्यों ना रिकॉर्ड करें भाई। इससे हमने अपनी सेटलमेंट कर ली है, जिसने हम पे केस किया था हमने उससे सेटलमेंट कर ली है अपनी, तो बस बात खत्म हो गई। तो भाई जो थी अमाउंट 10,000 हमने 8,000 में सेटल कर दिया, तो हम अपनी लाइबिलिटी उसको कम कर देंगे, उसको सेटल कर देंगे, जो भी हमने उसके साथ सेटलमेंट की है 8,000 में वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो कर देंगे। तो ये कुछ इवेंट्स हैं जो हमें
समझा रहे हैं, मतलब एग्जांपल्स हैं कि एडजस्टिंग इवेंट्स क्या होते हैं और हमें इसको किस तरह से डील करना होता है। अच्छा, इसी तरह कुछ होता एक है कि जैसे कि हमने कोई परचेज की है इक्विपमेंट, ठीक है, हमने कोई इक्विपमेंट परचेज की है, समझे ईयर एंड हमारा वही 31 दिसंबर था, हमने इसको 30 नवंबर को परचेज की थी। अब ये जो इक्विपमेंट थी ना, हमने बाहर से इंपोर्ट कराई थी। अब इंपोर्ट तो हो गई, जो कॉस्ट थी उस पर तो इंपोर्ट हो गई है अब इक्विपमेंट। अब इस पे कुछ इंपोर्ट ड्यूटीज भी लग रहे होंगे, कुछ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी लग रहे होंगे, कुछ फेडरल ड्यूटीज भी लग रही होंगी, कुछ टैक्सेस भी लग रहे होंगे। अब इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, जब जाहिर है हम कोई चीज इंपोर्ट कराती है तो भाई बहुत सारी चीजें, अलग अलग टैक्सेस, अलग अलग ड्यूटीज लग रहे होते। अब ये हमने इक्विपमेंट तो परचेज कर दिया, अब ये समझे पोर्ट पे पहुंच गया है, समझे 30 दिसंबर को ये पोर्ट पे पहुंच गया है। अब जो कॉस्ट थी, फॉर एग्जांपल जो इक्विपमेंट की कॉस्ट थी वो समझे $10,000 थी, ये सिर्फ इसकी कॉस्ट है। अभी हमें सिर्फ ये ही पता है अभी इस पे क्या ड्यूटीज लगनी है, क्या क्या चीजें, अब ये बाद में हमें ईयर एंड के बाद पता लगती है, मतलब समझे इसको खत्म होते होते जो हमारे पास पहुंचते पहुंचते 20 जनवरी हो जाता है। अब उस पर हमें 20 जनवरी को जाके पता लगता है उस पर क्या क्या ड्यूटीज लगी हैं। अब हमने तो इक्विपमेंट परचेज कर लिया है ना, तो अपनी जब हमने बिफोर द ईयर एंड हमारे पास आ गया है इक्विपमेंट, अब उसकी ड्यूटीज हमें पे करनी है, हमारी बुक्स में तो शो हो गया ना। अब इसकी कुछ चीजें जो हमें साल के बाद में पता लग रही है। अब इवेंट तो एग्जिस्ट हो गया है ना, बिफोर द ईयर एंड इवेंट एग्जिस्ट हो गया, इसकी ट्रांजैक्शन हो गई है, तो इसकी कंडीशन एग्जिस्ट करती थी ना रिपोर्टिंग डेट पे। अब इसके फर्दर एविडेंस, मतलब इसकी जो चार्जेस थी, फर्दर ड्यूटी थी, हमें आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड मिल रहे हैं। तो जाहिर है जब हमें इसकी कुछ पैसे पता लग रहे हैं कि और फर्दर जो हमारी कॉस्ट के अंदर कैपिटलाइज होंगे, हमारी कॉस्ट बढ़ रही है जो कैपिटलाइज होगी, तो जो चीजें हमें बाद में पता लग रही है वो भी हम शो तो करेंगे ना। ये तो नहीं है कि भाई 31 दिसंबर तक जब ये शो अलग कर रहे हैं, अगले साल की रिपोर्टिंग जो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगी उसकी जो अलग चार्जेस आएंगे उसको अलग से रिपोर्ट करेंगे। तो इसी का ही पार्ट है ना, इक्विपमेंट का ही पार्ट है ना। हमने IE16 में पढ़ा है जो खर्चे इक्विपमेंट को लाने के अंदर लगते हैं, जब तक उसकी मतलब यूज स्टार्ट ना हो जाए, उस पर जो खर्चे लगते हैं वो कैपिटलाइज होते हैं। अभी कैपिटलाइज वाली खर्चे ना, अब हम इसको शो करेंगे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, तो पता लग रहे हैं, लेकिन ये वो खर्चे हैं जो अपनी इक्विपमेंट के ऊपर लग रहे हैं, जो हमने फाइनेंशियल ईयर एंड से पहले खरीदा था। तो हम इसकी एडजस्टमेंट करेंगे। इसी तरह सिमिलरली अगर हमने कोई चीज बेची है, अब उसकी बार्गेनिंग चल रही थी, मतलब वो आके आपकी समझे 5 जनवरी को इस तरह तय हो गई। उसके कंडीशंस, उसकी मतलब बातें हमारी समझे 1 दिसंबर से शुरू हुई थी और हमारी जो बातचीत खत्म हुई, डेट डिसाइड हो, अमाउंट डिसाइड हुई किसी भी इक्विपमेंट को बेचने को 5 जनवरी को डिसाइड हुई। अब ये तो अब हमारी कंडीशन एग्जिस्ट हो गई थी ना 1 दिसंबर को, बातें शुरू हो गई थी, निगोशिएशन शुरू हो गई थी कोई भी चीज़ बेचने के लिए। फिर वो भले 5 जनवरी को जाके ख़त्म होती है कि डिसाइड हो गया कि इस चीज़ पे इतनी अमाउंट में बेचना है, उसकी कंडीशन एग्जिस्ट हो गई, उसका इवेंट एग्जिस्ट हो गया रिपोर्टिंग पीरियड से पहले। भले फिर वो खत्म आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड हो रहा है, लेकिन उसकी ट्रांजैक्शन, उसकी कंडीशन एग्जिस्ट हो गई थी बिफोर द रिपोर्टिंग पीरियड, तो उसकी भी एडजस्टमेंट होगी। जो फिर प्राइस बाद में डिसाइड हो उस पर हमें अपनी बुक्स में, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो करना होगा। तो ये कुछ इवेंट्स थे जो कि एडजस्टिंग इवेंट से ताल्लुक़ रखते थे। अब इसी तरह नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स होते हैं। अब नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स वो होते हैं, मतलब उनकी जो कंडीशंस है जो अराइज होती वो होती ही आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट है। ये बिफोर द रिपोर्टिंग डेट नहीं होते, ये आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट ही एग्जिस्ट करते हैं। मतलब इनकी कोई इवेंट्स, कोई कंडीशन बिफोर द रिपोर्टिंग पीरियड ऐसी कोई चीज़ हुई ही नहीं थी। तो जब कुछ हुआ ही नहीं था
जब कुछ हुआ ही नहीं था तो इसकी एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसके अंदर कुछ चीज़ें, कुछ मामलात ऐसे होते हैं जिसकी हमें डिस्क्लोजर देने होते हैं। अगर तो हमारा गोइंग कंसर्न अजम्पशन को क्वेश्चनेबल बता रहा है तो उसका इम्पैक्ट हमें कंसिडर करना होता है। नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स, non-adjusting events, those that are indicative of conditions after the reporting period। अच्छा, अब ये दो हिस्सों में टूटा हुआ है, सही है। नॉन एडजस्टिंग इवेंट, अगर कोई इवेंट ऐसा हो रहा है आफ्टर द ईयर एंड, मतलब कोई डिजास्टर आ गया है, कुछ ऐसी चीजें हो गई हैं, या आपके ऊपर कोई खतरा आ गया है, कुछ आपकी प्रोडक्ट एकदम से पूरी ऑब्सोलीट हो गई है, आपकी अब कंपनी बिल्कुल डिजास्टर उसमें आ गई है, कुछ ऐसा इवेंट हो गया है जो कि आपका गोइंग कंसर्न स्टेटस को क्वेश्चनेबल बना दे, तो आपको उसका इम्पैक्ट कंसिडर करना होगा। अगर आपका गोइंग कंसर्न स्टेटस क्वेश्चनेबल हो जाए, या अगर आपकी कंपनी अब गोइंग कंसर्न ना रहे, तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा अपने IAS 1 में, क्योंकि हम जो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अभी तो जो बना रहे होते हैं वो नॉर्मल बेसिस पे बना रहे होते हैं, जो कॉन्सेप्ट होते हैं उस पर बना रहे होते हैं। लेकिन अगर तो गोइंग कंसर्न स्टेटस आपका क्वेश्चनेबल हो जाए, मतलब अब आपकी अगर कंपनी गोइंग कंसर्न नहीं है, तो जो आपकी अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर गोइंग कंसर्न नहीं है, इफ नॉट गोइंग कंसर्न, तो आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है वो अब ब्रेकअप बेसिस पे बनेगी। जिसने IAS 1 पढ़ा हुआ है उसको पता होगा कि भाई ब्रेकअप बेसिस पे किस तरह फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है। तो हमें इसका अगर ये भले नॉन एडजस्टिंग इवेंट है और ये मटेरियल है और आपकी गोइंग कंसर्न स्टेटस को क्वेश्चनेबल बना रहा है, तो आपको इसका इम्पैक्ट कंसिडर करना होगा, क्योंकि आपकी अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉर्मल बेसिस पे नहीं बनेगी, अब आपको ब्रेकअप बेसिस पे बनाना होगा। तो हम इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते। अच्छा, अगर कोई नॉन एडजस्टिंग इवेंट हो रहा है और वो मटेरियल नहीं है, मतलब मैं लिख देता हूँ नॉट मटेरियल, तो आपको कुछ नहीं करना है सिवाय इसको इग्नोर करने के। ठीक है, एक बात आ गई, अगर वो इवेंट मटेरियल नहीं है जो आफ्टर द ईयर एंड हो रहा है, मतलब कि वो नॉन एडजस्टिंग इवेंट इममटेरियल है, तो आपको कुछ भी नहीं करना सिवाय उसको इग्नोर करने के। लेकिन इफ इट इज मटेरियल, मतलब कि नॉन एडजस्टिंग इवेंट मटेरियल है, तो अब आपको इसका डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। अब हमें डिस्क्लोजर क्यों देना पड़ेगा? देखें, अगर ये इम्पैक्ट इसका मटेरियल है, जिसका मतलब ये आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इम्पैक्ट, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इम्पैक्ट ला सकता है। अगर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इम्पैक्ट ला सकता है, तो उसका मतलब जो इसके यूजर्स हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स हैं, तो वो उनके इकोनॉमिक डिसीजन जो कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख के लेते हैं, उनके डिसीजन को भी वो इम्पैक्ट कर सकता है। मैं वापसी दोहराता हूँ अपनी बात को, अगर तो नॉन एडजस्टिंग इवेंट मटेरियल है, मतलब कि वो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इम्पैक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इम्पैक्ट कर सकते हैं, मतलब
जो यूजर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो यूज करते हैं उनके वो इकोनॉमिक डिसीजन भी इन्फ्लुएंस करते हैं, मतलब कि वो आगे इसमें मजीद इन्वेस्टमेंट करे कि ना करे, अपनी इन्वेस्टमेंट ले लें क्या, मतलब वो अपने डिसीजन ले रहे होते हैं ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखते हुए। तो अगर वो इवेंट्स यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं तो वो इवेंट एंटिटी को चाहिए कि वो अपनी बुक्स में फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे डिस्क्लोजर, जाहिर है अगर जिसने ऑडिट रिपोर्ट देखी हो तो उसको पता होगा कि भाई डिस्क्लोजर्स का अलग सेगमेंट होता है, अलग पार्ट होता है ऑडिट रिपोर्ट के अंदर। तो हमें एंटिटी को उसके डिस्क्लोजर देने पड़ेंगे, उस इवेंट्स के डिस्क्लोजर देने पड़ेंगे। अब जो भी फिर मटेरियल, मतलब हर कैटेगरी के अगर बहुत सारे नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स है जो कि मटेरियल है, देन फॉर ईच कैटेगरी एंटिटी को डिस्क्लोजर देने होंगे। अच्छा, अब उस डिस्क्लोजर में क्या देना है, उन डिस्क्लोजर में क्या देना है, उस डिस्क्लोजर में एक तो हमें नेचर ऑफ द इवेंट बताना है कि भाई ऐसा क्या इवेंट हो गया जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इम्पेक्ट कर सकता है। सही है, पहली बात हमें नेचर ऑफ द इवेंट बताना है। और दूसरा एन एस्टिमेट ऑफ द फाइनेंशियल अफेक्ट। जाहिर है फाइनेंशियली हमें कितना इम्पैक्ट करेगी हमें वो बताना है। और अगर के हम एस्टिमेट नहीं कर सकते कि हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे उसका क्या इम्पैक्ट आएगा तो हमें ये स्टेटमेंट देनी होगी, और अ स्टेटमेंट दैट सच एन एस्टिमेट कैन नॉट बी मेड। अगर तो नॉन एडजस्टिंग इवेंट मटेरियल है, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इम्पैक्ट कर सकता है, तो हमें डिस्क्लोजर देना होगा। और उस डिस्क्लोजर के अंदर हमें उस इवेंट के बारे में बताना होगा, उसका नेचर बताना होगा, और अगर हम उसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट अपनी फाइनेंशियल मतलब हमारे ऊपर एंटिटी के ऊपर उसका क्या फाइनेंशियल इम्पैक्ट होगा उसको हम एस्टिमेट कर सकते हैं तो हमें बताना है। और अगर हम उसका एस्टिमेट नहीं कर सकते तो हमें इसकी स्टेटमेंट देनी है कि भाई हम इसका इम्पैक्ट नहीं एस्टिमेट कर सकते, ये चीज़ हमें डिस्क्लोजर में देनी होगी। अच्छा, अब नॉन एडजस्टिंग इवेंट किस तरीके के होते हैं हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लें। एग्जांपल्स ऑफ नॉन एडजस्टिंग इवेंट: a major business combination after the reporting date or the disposal of a major subsidiary। अब जिसने कंसोलिडेशन पढ़ा हुआ है, अगर हम किसी और बिजनेस की कंबाइनेशन कर रहे हैं, मतलब हम किसी और बिजनेस को एक्वायर कर रहे हैं आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट। आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट मतलब हम साल खत्म होने के बाद एक्वायर कर रहे हैं, उसकी कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती थी। ये नहीं कि हम उसके पहले एसेट उठा के ले आए, हम उनकी इन्वेंट्री पहले उठा के ले आए, उसकी कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती थी। हमने आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट कोई चीज़ एक्वायर, कोई बिजनेस एक्वायर किया है तो वो इवेंट नॉन एडजस्टिंग होगा। सिमिलरली हमारे पास कोई सब्सिडरी थी, हमारी कोई सब्सिडरी थी तो हमने उसको साल के बाद आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट उसको बेचा है, बिफोर द रिपोर्टिंग डेट, आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट बेचा है, तो ये एक नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। अगर किसी ने IFRS 5 डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन पढ़ा हो तो उनको पता होगा, अगर हमने साल के बीच में डिसाइड कर लिया है कि हम कोई एसेट बेच रहे हैं या कोई हम अपना कंटिन्यूड ऑपरेशन कोई डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, कोई अपनी सब्सिडरी बेच रहे हैं, तो हमें उसकी इनकम स्टेटमेंट में हमें इसको शो करना होता है, इसकी प्रेजेंटेशन करनी होती है। हमें उसका अलग से एक पोर्शन बना के दिखाता है कि भाई ये डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन थे, इनके ये एसेट थे, ये लाइबिलिटीज थी, और सिमिलरली इनकम स्टेटमेंट में बताना होता है कि उनसे हमने क्या प्रॉफिट कमाए थे। कंपैरेटिव ईयर का भी शो कर रहे होते ताकि यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पता लगे कि भाई हमने ये सब्सिडरी क्यों बेची। अगर वो पिछले साल में लॉस कर रही थी जब ही हमने बेची तो उसका एक कंपैरेटिव भी शो कर रहे होते ताकि यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पता लगे इन चीज़ों का। तो जिसने IFRS 5 पढ़ा हुआ है
वो ज़्यादा बेहतर समझ सकता है। अगर हम पहले ही बेच रहे होते तो हम अलग से शो कर देते हैं इसको। हम अगर कोई सब्सिडरी आफ्टर द ईयर एंड, मतलब उसकी कंडीशन बिफोर द ईयर एंड एग्जिस्ट नहीं करती थी, हमने आफ्टर द ईयर एंड आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट डिसाइड किया कि हम अब ये सब्सिडरी बेच रहे हैं और हमने फिर बेच दी अल्टीमेटली, तो इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई इम्प्लीकेशन, कोई इम्पैक्ट, कोई अकाउंट्स में हमें कुछ शो नहीं करना होगा। यही आ गया अनाउंसिंग अ प्लान आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट टू डिसकंटिन्यू द ऑपरेशन। जैसे कि यूनिलीवर है, अब यूनिलीवर के बहुत सारी मतलब सेगमेंट्स हैं, जैसे कि उसकी वो सोप भी बना रहा है, वो टी भी बना रहा है, वो कोई अलग प्रोडक्ट्स भी बना रहा है, इसकी अलग अलग सेगमेंट्स है और ये जोग्राफिकली भी बहुत जगह फैला हुआ है। अगर वो आफ्टर द ईयर एंड डिसाइड करता है कि भाई मैं अपना सोप बनाने वाला सेगमेंट या ऑपरेशन ख़त्म कर रहा हूँ, उसकी कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती थी, मतलब उसने बिफोर द ईयर एंड डिसाइड नहीं किया हुआ था, आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट डिसाइड किया है इस चीज़ का, तो फिर हम इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। अगर तो बिफोर द ईयर एंड डिसाइड किया हुआ होता तो जिसने IAS 37 पढ़ा हुआ है तो उसने रीस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन भी पढ़ा होगा, और हम रीस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन में पढ़ते हैं कि भाई उसकी कंडीशन हो, उसकी पहले अनाउंसमेंट हो गई हो, फॉर्मली अप्रूव प्लान हो, सबको पता लग गया हो कि भाई जो जो एम्प्लॉयज उससे इम्पैक्ट होने वाले, अगर कोई हम अपना ऑपरेशन बंद करने जा रहे हैं तो हर एम्प्लॉय जो इम्पैक्ट होंगे उनको पता हो, मतलब फॉर्मली अनाउंस हो, अप्रूव हो प्लान। तो अगर एग्जिस्ट करती होती कंडीशन तो उसका एक प्रोविजन ऑलरेडी बन भी रहा होता बुक्स में, क्योंकि अगर हमने इसका डिसीजन आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट ही लिया है तो मतलब इसकी कंडीशन बिफोर द ईयर एंड एग्जिस्ट नहीं करती थी, एंड अल्टीमेटली इसका इम्पैक्ट हम अपनी रिपोर्ट या अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे नहीं ला रहे होंगे। इसी तरह कोई मेजर परचेज है, कोई डिस्पोजल ऑफ एसेट आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट है, क्योंकि अभी हम एडजस्टिंग इवेंट में पढ़ रहे थे कि हमने वो साल खत्म होने से पहले बुक कर दी थी इक्विपमेंट के, वो आ गई थी, लेकिन उसके कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस जो ड्यूटीज थी हमें साल के बाद पता लग रही थी, क्योंकि वो कंडीशन उसकी ट्रांजैक्शन एग्जिस्ट कर गई थी रिपोर्टिंग डेट से पहले, तो हम उसका इम्पैक्ट आफ्टर जो चार्जेस हमें रिपोर्टिंग डेट के बाद पता लग रहे थे हम उसका इम्पैक्ट अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंसिडर कर रहे थे। सिमिलरली अगर हम कोई चीज अपनी इक्विपमेंट बेच रहे थे जिसकी नेगोशिएशन 1 दिसंबर से शुरू हुई थी, लेकिन फिर वो जाके 5 जैन को अल्टीमेटली खत्म होकर सोल्ड हुआ है, क्योंकि उसकी इवेंट, उसकी कंडीशन एग्जिस्ट करती थी रिपोर्टिंग डेट से पहले, क्योंकि नेगोशिएशन हो रही थी, खत्म 5 जनवरी को हुई है, कंडीशन तो एग्जिस्ट करती थी, इसलिए हमें उसका इम्पैक्ट हम कंसिडर कर रहे थे। लेकिन ये अगर कोई परचेज, कोई डिस्पोजल हो ही आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट है, मतलब उसकी कोई कंडीशन बिफोर द रिपोर्टिंग डेट एग्जिस्ट करती ही नहीं थी, हमने डिसाइड ही आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट किया कि हमें कुछ बेचना है या हमें कुछ खरीदना है, कोई कंडीशन जब एग्जिस्ट करती ही नहीं थी तो हम इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। इसी तरह कोई डिस्ट्रक्शन ऑफ एसेट ऑफ बाय अ फायर आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट है, भाई अगर कोई तूफान आ गया है, कोई सुनामी आ गया है, हमारे गोदाम में, हमारे वेयर हाउस में आग लग गई है, ये अनप्रिडिक्टेड इवेंट है, ये थोड़ी कि हमने सोचा हुआ था कि भाई इसमें शायद आग लगे, हमें दिख रहा था, लेकिन हम सोच रहे थे भाई रिपोर्टिंग डेट के बाद होगी तो फिर हम देखेंगे क्या होगा। एक फायर एक अनसर्टेन इवेंट था, इसी तरह कोई सुनामी आ गया, कुछ हो गया, अनसर्टेन इवेंट है, ये प्रेडिक्टेड थोड़ी था। अब जो चीज आफ्टर दैट, अब ये रिपोर्टिंग डेट, हमारा रिपोर्टिंग डेट खत्म हो गया, अब रिपोर्टिंग डेट हमारा खत्म हो गया 31 दिसंबर ईयर एंड को, अब ये 10 जनवरी को जाके कोई फायर लग गई है, मतलब इसकी कोई कंडीशन या कोई इवेंट या कोई हमने प्रेडिक्शन तो नहीं की थी ना कि इस पे आग लगेगी, हमारे रिपोर्टिंग डेट से पहले कोई कंडीशन तो एग्जिस्ट नहीं कर रही थी ना इन चीज़ों की कि भाई अनसर्टेन इवेंट की हमने कोई कंडीशन बनाई हुई थी, शायद हो जाए, शायद हो जाए। अगर इनकी कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती थी, जो हमारी डेफिनेशन है एडजस्टिंग इवेंट की कि उनकी कंडीशन एग्जिस्ट करती थी और उसके एविडेंस बाद में मिले, अब ये तो हो ही इवेंट आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट है तो इसकी एडजस्टमेंट हमें नहीं करनी होगी। इसी तरह अनाउंसिंग और कमेंसिंग अ मेजर रीस्ट्रक्चरिंग आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट, ये जो मैंने अभी आपको ऊपर समझाया, जैसे हम कोई ऑपरेशन अपना बंद करने जा रहे हैं तो हमारे एम्प्लॉयज अफेक्ट हो रहे होते हैं, तो मतलब एक तरीके से अगर हम कोई रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, कोई ऑपरेशन बंद कर रहे हैं अपना, तो अगर ये अनाउंस या कमेंट आफ्टर द ईयर एंड हो रहा है, मतलब आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट हो रहा है, तो इसकी
कोई एडजस्टमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं आएगी, क्योंकि हमने डिसाइड आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट किया है। अगर ये बिफोर द रिपोर्टिंग डेट किया होता तो एज पर IAS 37 हमें फॉर्मली अनाउंस करना होता, हमें एक अप्रूव प्लान चाहिए होता, बोर्ड से अप्रूव होना चाहिए, तो उसकी कंडीशंस, उसके इवेंट पहले ही एग्जिस्ट कर रहे होते, तो हम पहले ही एक प्रोविजन बना रहे होते, एक अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसकी ट्रांजैक्शन ऑलरेडी बना रहे, क्योंकि हमने ये आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट डिसाइड किया है, क्योंकि हमने ये अपना रिपोर्टिंग डेट के बाद डिसाइड किया है, तो जो भी इसका इम्पैक्ट होगा वो साल से पहले नहीं है, वो साल के बाद का इम्पैक्ट है, साल के बाद डिसाइड कर रहे हैं अब रिस्ट्रक्चर होने का। अगर ये बिफोर हो रहा होता तो हम ऑलरेडी इसकी ट्रांजैक्शन बना रहे होते, एज पर IAS 37 प्रोविजन बन रहा होता रिस्ट्रक्चरिंग का। Similarly, large changes after the reporting date in foreign exchange rate. अगर कोई रेट्स में चेंजेस आ रही है साल के ख़त्म होने के बाद, अगर ज़ाहिर साल से ख़त्म होने से पहले आ रहे होते तो हम इसका इम्पैक्ट अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो कर रहे होते। एक तो ये तो कॉमन सेंस की बात है, अगर इसका इम्पैक्ट हम कंसिडर कर रहे, मतलब साल से पहले ये चीज़ हो जाती है, मतलब एक्सचेंज रेट ऊपर नीचे हो जाती है, तो हम उसका कंसिडर कर रहे होते अपनी बुक्स में इम्पैक्ट। अगर हमारे जिसको पता है जिसमें IAS 21 या जो, खैर हम जैसे कंसोलिडेशन करते हैं ना, आप जाके आगे पढ़ेंगे, तो हमारी कोई सब्सिडरी होती है ना, फॉरेन सब्सिडरी, कुछ उसके अंदर मॉनेटरी आइटम्स होते हैं जिसका इम्पैक्ट हम कंसिडर कर रहे होते हैं अगर कोई एक्सचेंज रेट ऊपर नीचे हो रहे होते हैं। अगर ये साल के बाद हो रहे हैं तो हमारी ये बुक्स में नहीं आएंगे, क्योंकि आफ्टर, अगर ये बिफोर द ईयर एंड हो रहे होते तो हम इसका इम्पैक्ट कंसिडर कर रहे होते। अब ये आफ्टर द ईयर एंड है, मतलब साल के बाद की चीज़ है, तो ये हमारी बुक्स के अंदर शो नहीं होंगे। इसी तरह कोई इक्विटी डिविडेंड डिक्लेयर्ड और प्रपोज आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट हो रही हैं, तो ये भी इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट है, क्योंकि अगर किसी ने IAS 37 पढ़ा हुआ है, पहले भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर ये साल से पहले डिक्लेयर्ड हो जाते, अगर हम डिविडेंड कोई साल से पहले डिक्लेयर्ड कर देते तो एक हमारे ऊपर लाइबिलिटी आ जाती कि हमें ये देने ही देने हैं। अगर हम साल से पहले डिक्लेयर्ड कर देते तो हमें एडजस्ट करना होता, अपनी बुक्स के अंदर लाइबिलिटी शो करनी होती। अगर ये साल से बिफोर रिपोर्टिंग डेट होते तो हम अपनी बुक्स में शो कर रहे होते। अगर ये इक्विटी डिविडेंड डिक्लेयर्ड हो जाते ना बिफोर द रिपोर्टिंग डेट, तो हमारे ऊपर एक लाइबिलिटी आ जाती कि भाई हमें ये साल के बाद देने हैं अपने शेयर होल्डर्स को, क्योंकि हमने वादा कर दिया है उनसे। अगर ये हो ही आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट है तो हमें अपनी बुक्स में शो नहीं करना होगा। इसी तरह कोई कोर्ट केस हमारे ऊपर साल के बाद हो रहा है, कोई लिटिगेशन है, इसी तरह अगर ये साल से पहला हो रहा होता, हमारे ऊपर कोर्ट केस आ जाता, तो हम इसकी एडजस्टमेंट कर रहे होते एज पर IAS 37। हम इसकी कंसिडरेशन, हम इसका इम्पैक्ट अपनी बुक्स में कंसिडर कर रहे होते हैं। लिटिगेशन कमेंस आफ्टर द ईयर एंड, मतलब साल के बाद हमारे ऊपर अब कोई कोर्ट केस हुआ है। तो ये कुछ चीज़ें थी, ये हमारा इतना सा स्टैंडर्ड था जो यहाँ पे ख़त्म होता है। हाँ, SBR के लिए तो चलो हमने ये चीज़ें पढ़ ली हैं, तो SBR वालों के लिए तो यहाँ पे ये स्टैंडर्ड ख़त्म होता है। आपके लिए बस एक रिवीजन के लिए, एक नॉलेज के लिए चाहिए होता है। अगर तो कोई ये F3 F7 के लिए देख रहा है तो कुछ कैलकुलेशन आपके पास होती हैं करने के लिए। तो अगर मैं जब SBR ख़त्म होने के बाद शुरू करूँगा F3 F7 के लिए, तो मैं एक वीडियो अलग से इनके क्वेश्चन प्रैक्टिस की डाल दूंगा, ताकि जो F3 F7 वाले देख रहे हैं उनके लिए ये साथ साथ चीज़ें, इनकी कैलकुलेशन भी कवर हो जाए फॉर SBR।